31 अक्टूबर का दिन भारत के इतिहास के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस दिन एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ था 1875 में, जिसकी 150वीं जयंती हम मनाने जा रहे हैं। और आज हम जिस देश में बैठे हुए हैं, भारत देश में, और वहाँ किस तरीके से आज़ादी के बाद में लोग एक से दूसरे प्रदेश में जाने के लिए आज अगर हमें वीज़ा लेना पड़ता तो आप ये सोचिए कि उस समय क्या स्थितियां होती। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर। और हम जिस महापुरुष की बात कर रहे हैं, लौह पुरुष की बात कर रहे हैं, आप समझ गए होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक ऐसा व्यक्तित्व, वो व्यक्ति नहीं, उनका ऐसा एक व्यक्तित्व था, ऐसे महापुरुष थे जिसने देश को पूरा एक कर दिया। जब आज़ादी हुई, इसमें कुछ फैक्ट्स आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं। जब देश आज़ाद हो रहा था, ट्रांजिशन स्टेज में चल रहा था, यानी कि आज़ाद होने से पहले का जो प्रोसेस था, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा पूरी तरीके से तय था। और ये माना जा रहा था कि कुछ एक देश जो होगा भारत होगा, उसमें कुछ प्रदेश होंगे और कुछ प्रदेश जो है वो चले जाएंगे पाकिस्तान के साथ। जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र होंगे वो पाकिस्तान के साथ चले जाएंगे। 562 रियासतें थी और इस लौह पुरुष ने, जिसको सैल्यूट करता है आपकी खबर, देश पूरा सैल्यूट करता है, उस महापुरुष ने 562 रियासतों को एक कर दिया। और आज हम जिस भारत को देख रहे हैं वो भारत एक देश बन पाया। नहीं, आप ये सोचिए कि अगर आप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाना चाहते तो आपको वीज़ा लेना पड़ता है, जैसे कि हम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या पाकिस्तान भी जाना चाहते हैं, बांग्लादेश जाना चाहते हैं, श्रीलंका जाना चाहते हैं। जिस तरीके से हमें वीज़ा लेना पड़ता है, पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, यही सिचुएशन आने वाली थी। लेकिन इस महापुरुष ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, पूरे 562 रियासतों को एक कर दिया, पूरा एक देश बना दिया भारत। लेकिन क्या आपके मन में यह सवाल नहीं आता है कि इतना मजबूत व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? क्या उनमें कोई ऐसी कमियां थी कि नेहरू उनसे भारी पड़ गए, जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया? तो ऐसे में आपको कुछ फैक्ट्स जान लेना जरूरी है जो इतिहास के बारे में बहुत नहीं जानते हैं। इतिहास को जब मैं भी खंगालता हूं तो कई सारी ऐसी चीजें निकल कर आती हैं और उसमें यह समझ में आता है कि देश का कितना बड़ा नुकसान हुआ। आप सोचिए, कल्पना करिए कि ऐसा व्यक्ति जो इतने ऐसे डिसीजन ले सकता है, जिसने ऐसे डिसीजन लिए, और जो लोग मना करने वाले थे, आपको मैं बता दूं कि जूनागढ़ रियासत, हैदराबाद और कश्मीर, ये ऐसी रियासतें थी जिन्होंने भारत में विलय करने से मना कर दिया था। उनको भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिला लिया अपने में। कश्मीर का इश्यू जो था, जो आज इंटरनेशनल इश्यू बन गया, वो गलती थी नेहरू की। जूनागढ़ और हैदराबाद को अपने दम के बल पे मिला लिया सरदार पटेल ने, लेकिन नेहरू ने कश्मीर को अपने हाथ में ले लिया और उसको इंटरनेशनल मुद्दा बना दिया, यूएन में भेज दिया। और उस गलती का खामियाजा आज भी भारत भुगत रहा है। वरना जिस तरीके से हैदराबाद इंटीग्रल पार्ट है पूरा, और जूनागढ़ आप देख रहे हैं पूरा सब कुछ देश में एक हो गया, कश्मीर का मुद्दा अभी कुछ दिन पहले वहां धारा 370 की समाप्ति हुई और अब कश्मीर में भी लोगों को राइट्स मिलने लगे। सरदार पटेल का चलता तो ये इशू उसी समय समाप्त हो गया होता। आइए अब हम बात करते हैं आज़ादी के पहले की पॉलिटिक्स की, और इस पॉइंट पे बात करते हैं कि आखिर में सरदार पटेल को क्यों नहीं बनाया गया प्रधानमंत्री।
क्या उनकी कैपेसिटी कुछ कम थी? क्या वो नेहरू से कोई कम जानकार थे? क्यों नहीं किया गया ऐसा? तो चलिए आपको बताते हैं। सरदार पटेल भी नेहरू से कम पढ़े लिखे नहीं थे। सरदार पटेल ने भी बैरिस्टर की डिग्री थी उनके पास में। उन्होंने वकालत पास किया था लंदन जाकर, और उसके बाद में अहमदाबाद में वह वकालत भी करने लगे थे। इसलिए उनकी कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर भी सवाल नहीं उठाया जा सकता। अब आते हैं कि फिर क्यों नहीं उनको बनाया गया। गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने बार बार तुष्टीकरण किया, और उनके चहेते थे नेहरू, और नेहरू को उन्होंने बनाने के लिए आप ये सोचिए कि जब अध्यक्ष बनना हुआ, कांग्रेस का अध्यक्ष बनना हुआ, तो कोई भी प्रांतीय कमेटी नेहरू के समर्थन में नहीं थी, केवल 3 थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री बनने की बात आई तो उस समय सरदार पटेल के पक्ष में सारे कमेटी, जितनी प्रांतीय कमेटी थी, सारे ये चाहते थे कि प्रधानमंत्री सरदार पटेल को ही बनाया जाए। लेकिन गांधी, उन्होंने सरदार पटेल को मना कर दिया और सरदार पटेल को विड्रॉ करना पड़ा और नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया। नेहरू की गलती आपने देखा कि कई ऐसे उसमें, और उसमें जो अपोज किया, जो पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी ये कहा था कि ये बहुत बड़ी गलती हुई है। लेकिन सारी गलतियों को दरकिनार करते हुए गांधी ने नेहरू को प्रधानमंत्री बनवा दिया। वो तो चाहते थे कि जिन्ना ही पहला प्रधानमंत्री बने, और नेहरू को वो समझा रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं, इनको प्रधानमंत्री बन जाने दो। लेकिन नेहरू ये नहीं तैयार हुए कि किसी के वो अंडर में काम करेंगे, और वही हुआ। जिन्ना प्रधानमंत्री बना पाकिस्तान का, और 6 महीने में ही मर गया। और सरदार पटेल को उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनाया गया। सरदार पटेल ने बहुत ही ऐसे निर्णय लिए जो देश के हित में बहुत जरूरी थे। आइए हम कुछ इस पे बात करते हैं कि सरदार पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता था। सरदार पटेल ने जो डिसीजंस लिए थे उसमें कई सारे ऐसे डिसीजन थे, जैसे बारडोली का सत्याग्रह था, उसमें सरदार पटेल ने पूरी भूमिका निभाई थी, और गांधी के द्वारा ये किसान आंदोलन जो किया गया था उसका नेतृत्व गांधी ने किया था, लेकिन सारा का सारा मैनेजमेंट सरदार पटेल का था। 1918 में भी जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था उसका भी पूरा आंदोलन सरदार पटेल के द्वारा किया गया। यानी कि जब भी कोई आंदोलन करना हुआ तो उसमें सरदार पटेल उनके साथ में, गांधी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे। लेकिन उसके बाद में जब प्रधानमंत्री बनाने की बात आई तो गांधी ने अपना गेम खेलकर नेहरू को प्रधानमंत्री बनवा दिया। और आइए हम बात करते हैं कि ऐसी कई सारी बुक्स भी आई हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेटस, वी.के. मेनन। इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा, क्योंकि वी.के. मेनन ही सरदार पटेल के साथ में सेक्रेटरी हुआ करते थे। उन्होंने अपने बुक में कई सारे ऐसे उल्लेख किए हैं। दूसरी बुक है इंडियंस बिस्मार्क, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर आप इन सारी बुक्स को पढ़ेंगे, उनके कंटेंट को आप देखेंगे, तो सरदार पटेल के बारे में जितना आप जानते हैं उससे कई गुना इसमें इंफॉर्मेशन होगी। आपको यह पता चलेगा कि हमारे पुराने लोगों ने जो गलतियां की उसका खामियाजा हम आज भी क्यों भुगत रहे हैं। और पूरे के पूरे कांग्रेस में अगर कोई नेहरू की बातों को काटने की हिम्मत करता था तो वो थे सरदार पटेल। और सरदार पटेल के बाद में नेहरू पूरी तरीके से, जब उनकी सरदार पटेल की 1950 में जब डेथ हुई तो उसके बाद में पूरी तरीके से फ्री हो गए। नेहरू की बातों से अगर और कोई भी नहीं सहमत होता था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले हमारे राष्ट्रपति बने वो भी नहीं उससे बिल्कुल नेहरू को पसंद करते थे और
गांधी को उन्होंने कहा भी था कि ये गलत डिसीजन किया गया है नेहरू को प्रधानमंत्री बनाकर, इसके लिए उन्होंने लेटर भी लिखा। और यही नहीं, नेहरू ने जब पहला हिंदू कोड बिल की जब बात आई तब भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसका विरोध किया था। यानी कि पूरे के पूरे सिस्टम में अगर हम देखें तो अगर कहीं कोई हमें ऐसे कोई कमजोर कड़ियां दिखती हैं तो उसमें नेहरू और गांधी ही दिखते हैं। और उनके कई सारे ऐसे डिसीजन रहे जो आज भी हमें कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है। यहां तक कि आजादी के बाद में जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण हो, जिसको मुगल आक्रांताओं ने तोड़ दिया था, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पूरे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराए और वहां खुद गए भी। हिंदू कोड बिल का भी नेहरू के द्वारा विरोध किया जाता रहा था। यानी कि कुल मिला के अगर हम उसमें समझे कंक्लूजन में, तो गांधी क्यों चाहते थे कि नेहरू ही प्रधानमंत्री बने, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो था वह था मुस्लिम तुष्टीकरण, जिसमें नेहरू और गांधी एक थे और ये हमेशा यही चाहते थे कि जो कुछ भी किया जाए वो मुस्लिमों के हित में ही किया जाए। इसीलिए उनको कांग्रेस की कमेटी का कोई भी पसंद नहीं करता था। लेकिन उस समय का ऐसा एक परिदृश्य होता था कि अगर कोई सीनियर कोई बात कह देता था तो उसको माना जाता था, और इसी का भरपूर लाभ उठाया गांधी ने और नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन चलते चलते हम ये बताते हैं कि सरदार पटेल का 150वीं जन्मदिन जो मनाई जा रही 31 अक्टूबर को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र अपने मन की बात में भी किया है। 31 अक्टूबर से सरदार पटेल का 150वीं जन्म जयंती का वर्ष शुरू होगा और इसको कई दिनों तक मनाया जाएगा। सरदार पटेल को पढ़िए, जानिए, समझिए, जिससे देश की राजनीति को आप भरपूर तरीके से समझ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर देखने के लिए।